नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका कार्यक्रम आरोग्यम में। क्योंकि सर्दी का मौसम है और इस समय नवजात शिशु की देखभाल बहुत आवश्यक हो जाती है, तो आज का हमारा विषय रहेगा पोस्ट नेटल केयर। इसकी आवश्यकता क्यों है और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं डॉक्टर हिमांशु गुप्ता। आप पेडियाट्रिशियन हैं और साथ में नियोनेटोलॉजिस्ट भी हैं। आपको इस फील्ड में बहुत समय हो गया काम करते हुए। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद मैम। मेरा डॉक्टर साहब पहला प्रश्न रहेगा, ये पोस्ट नेटल केयर है क्या? पोस्ट किसी चीज़ के बाद का समय को पोस्ट नाम दिया गया है मेडिकल की भाषा में जी। एंड नेटल का मतलब ये है कि जन्म के समय के लिए जन्म से संबंधित कोई भी चीज़ है तो उसके लिए शब्द नेटल है। तो शब्द स्वतः ही अपनी जानकारी दे देते हैं कि पोस्ट नेटल का मतलब यही है कि जन्म के बाद बच्चे की क्या देखभाल की जाए, और केयर का मतलब देखभाल है ही। तो ये किस समय, कितने अवधि तक डॉक्टर साहब पोस्ट नेटल केयर का समय है? अपन 1 महीने तक हम मानते हैं कि नियोनेटल पीरियड को उसमें अर्ली नियोनेटल पीरियड एंड लेट नियोनेटल पीरियड मानते हैं। पहले 7 दिन को हम अर्ली नियोनेटल पीरियड कहते हैं और 28 दिन तक हम उसको लेट नियोनेटल पीरियड कहते हैं। तो पहले 28 दिन किसी भी नवजात शिशु के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ एक और भी मैं आपको शब्द हम इस्तेमाल करते हैं मेडिकल में, इन्फेंट। 1 साल तक का बच्चा होता है तो उसके लिए हम इन्फेंट शब्द इस्तेमाल करते हैं। किसी भी देश के अगर हमें ये देखना हो कि उसका हेल्थ का इंडेक्स कैसा काम कर रहा है तो उसके लिए इन्फेंटाइल मोर्टेलिटी रेट एक बहुत ही कारगर है कि 1 साल के कितने प्रतिशत बच्चे जन्म के बाद सर्वाइव नहीं कर पाते हैं या सर्वाइव कर पाते। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो डॉक्टर साहब, अगर भारत की बात की जाए तो क्या चिकित्सा जो प्रणाली है उसमें सुधार आया है? जी मैम, डेफिनेटली। पहले जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट थी वो मोर देन 60 थी कि अपन 1000 में से 60 बच्चे पहले 1 साल के बाद नहीं रह पाते थे। अभी लेटेस्ट इंडेक्सेस में लेस देन 10 है एंड वी आर ट्राइंग कि हम कोशिश यही कर रहे हैं कि इसे और भी अच्छा किया जा सके। जी डॉक्टर साहब, ऐसे कौन से बच्चे हैं जिनको खासा ध्यान रखना पड़ता है, जिनके बारे में कि इनको तो पेडियाट्रिशियन की मतलब देख रेख में रखना चाहिए? ऐसे अगर देखा जाए तो हर बच्चा अपने माँ बाप के लिए अनमोल है, तो हर बच्चे की केयर में किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन बच्चा अपने माता से निकल के आ रहा है तो बच्चा कैसा निकलेगा ये उसके माता के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। कुछ खास बीमारियां, जैसे मान लो माता को बीपी ज़्यादा रहता है या शुगर है या वज़न ज़्यादा है, या वो बच्चे जो समय से पहले हो गए हैं या बहुत समय होने के बाद हो रहे हैं, ऐसे बच्चों में खास तौर पर जन्म के बाद कुछ खास कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावनाएं रहती हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में डॉक्टर का रोल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इन केसेस के अंदर हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। हालांकि पहले 24 घंटे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है किसी भी बच्चे के लिए, क्योंकि उसमें बच्चा बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल होता है, कमज़ोर होता है। तो नियोनेटल केयर तो तभी से शुरू हो जाती है जब से बच्चा पैदा हुआ है। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो हर बच्चे के परिप्रेक्ष्य में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें किसी खास बीमारी से संबंधित या किसी खास परिस्थिति से संबंधित उसमें ध्यान देने की आवश्यकता है। डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया बीपी। जिन माताओं को बीपी है, क्या उनकी संतान है, उनमें से क्या ध्यान रखना चाहिए? मैम, जिन बच्चों के बीपी ज़्यादा हो रहा है, सबसे पहले तो यही है कि जिन माताओं को डॉक्टर साहब जिन माताओं को बीपी ज़्यादा है, उन माताओं के पेट में जो पानी है, जिसे मेडिकल में हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, दैट टेंड्स टू बी क्वाइट इन ह्यूज क्वांटिटी। उसे पॉलीहाइड्रोनियस नाम दिया गया है। तो जब वो पानी की मात्रा ज़्यादा रहती है तो बच्चे की ग्रोथ पे फ़र्क पड़ना स्वाभाविक है। तो ऐसे बच्चे जन्म के समय कमज़ोर पैदा होते हैं, उनका वजन सामान्य बच्चों के मुकाबले अमूनन कम रहता है। क्या डॉक्टर साहब इनमें प्री मैच्योर होने की जो डिलीवरी है होने की संभावना बढ़ जाती है? जी मैम, ऐसे बच्चों में प्री मैच्योर डिलीवरी होने की संभावना बढ़ जाती है, और जितने महीने का बच्चा है बच्चे की ग्रोथ उसके मुकाबले कम ही पाई जाती है। तो बच्चा अगर 9 महीने का है तो भी 2.5 किलो का नहीं मिलेगा हमें, अमूनन 2 किलो से 2.25 किलो या उससे भी कम मिलता है। और ऐसे में बच्चे की ग्रोथ, मानसिक और शारीरिक विकास भी दूसरे बच्चों के मुकाबले जिन माओं को बीपी है कम पाया जाता है। तो ऐसे बच्चों को हमें विशेष ध्यान देना पड़ता है। डॉक्टर साहब, अगर बात करें जेस्टेशनल डायबिटीज़ की, तो क्या ऐसे बच्चों में खासा हमें ध्यान रखना चाहिए? मैम, आपको धन्यवाद, आपने बहुत ही एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। जी। सबसे पहले तो इंडियन कंटेक्स्ट में अलग अलग स्टडीज़ हुई हैं जिसमें जेस्टेशनल डायबिटीज़ उस डायबिटीज़ को बोला जाता है जब माँ पहले से स्वस्थ थी, लेकिन बाद में जैसे ही वो प्रेग्नेंट हुई, जापे में आई है, तो उसके बाद उनको उनको डायबिटीज़ की पहले उनको डायबिटीज़ हो गई है, उनको डायग्नोस हुई है। पर ये पाया गया है कि ये 100 में से तकरीबन 5 माताओं में 20%, 5 में से 1 माताओं में ऐसा है। तो उनमें कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो बॉर्डरलाइन डायबिटिक पहले से थी
और कुछ ऐसी माताएं हैं जिनको उस समय डायबिटीज़ की बीमारी हुई है जी। तो जिन माताओं में डायबिटीज़ की बीमारी होती हैं उनके बच्चे, हमारे मेडिकल की भाषा में शब्द दिया गया है LGA, लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज। ऐसे बच्चों की ग्रोथ, ऐसे बच्चों का वजन सामान्य बच्चों के मुकाबले ज़्यादा होता है जी। उसकी मेडिकल में आपको समझाना शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा अभी, लेकिन वो बच्चा सामान्य बच्चों के मुकाबले वजन से भारी होगा, उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगी। और ऐसे बच्चे पैदा होने के बाद उनके शुगर तुरंत कम होते हैं, क्योंकि माँ के शुगर के हाई लेवल शुगर के हिसाब से वो बच्चे एडजस्ट करके आते हैं। तो जैसे ही बच्चा माँ के पेट से बाहर निकलता है, एक तो उसका वजन ज़्यादा रहेगा, उसकी रिक्वायरमेंट वैसे भी ज़्यादा है दूध पीने की, और दूसरा उसकी शुगर अचानक से कम होती है, जिसे हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाता है, जिसे समय रहते अगर ठीक नहीं किया जाए तो वह ब्रेन को और दूसरे अंगों को काफ़ी हद तक नुकसान पहुँचाता है, और उससे बच्चा बाद में दिमाग से थोड़ा कमज़ोर होने की संभावना रहती है। एक और चीज़ भी बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे बच्चों में भी प्रीमेच्योर डिलीवरी होने के चांसेस होते हैं, और ऐसे बच्चों में श्वसन संबंधी दिक्कतें हमें काफ़ी ज़्यादा रहती हैं। क्या डॉक्टर साहब ऐसे बच्चों को आंखों की समस्या भी जो है देखने को मिलती है? मैम, आंखों की समस्याएं अगर समय रहते उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से करवा लिया जाए तो बच्चे में आंखों संबंधी समस्याएं नहीं आती हैं। जो बच्चा प्रीमेच्योर बच्चा हुआ है उन बच्चों के जो रेटाइना का पार्ट है, वो रेटाइना का पार्ट पूरी तरह से मैच्योर नहीं होता है, तो उसका फॉलोअप बहुत आवश्यक है। उनके रेटाइनोपैथी होने की संभावना रहती है। वो रेटाइनोपैथी उनके प्रीमेच्योरिटी से भी संबंधित है, और ऑक्सीजन थेरेपी जो दी जाती है उससे भी काफ़ी हद तक इस तरह के इश्यूज होते हैं। तो ऐसे बच्चों को बाद में जब प्रीमेच्योर बच्चों को डिस्चार्ज किया जाता है तो उन्हें आंखों के डॉक्टर से उनकी जांचें करा लेनी चाहिए। और अगर उसमें रेटाइना की मैच्योरिटी नहीं है तो अपने बीकानेर में भी इस तरह की ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं कि रेटाइना को बाद में ठीक किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, एक और बात, क्या ऐसे जन्मे बच्चे को भविष्य में डायबिटीज़ होने का खतरा ज़्यादा रहता है? नहीं मैम, इस चीज़ के कुछ नहीं है। माओं को जरूर, जिनको जेस्टेशनल डायबिटीज़ है उनको बाद में डायबिटीज़ होने का खतरा रहता है। जी, तो एक ये राहत की बात है डॉक्टर साहब की, माँ को जेस्टेशनल डायबिटीज़ है तो बच्चे में नहीं होगी ट्रांसफ़र, ये राहत की बात मैं कहूँगी। जी बिल्कुल, इस बात से मैं आपको अवगत करा देता हूँ कि माँ के डायबिटीज़ से बच्चे के डायबिटीज़ का कोई संयोग लेना देना नहीं है मैम। डॉक्टर साहब, अगर बात करें इन्फेक्शंस की, जैसे एड्स है माँ को, या हेपेटाइटिस है, या यूटीआई की समस्या है, तो क्या बच्चे को भी ये ट्रांसफ़र हो सकता है? डेफिनेटली मैम, जो हेपेटाइटिस बी है, HIV है, ये ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन इनमें काफ़ी कॉमन है जी। तो ये प्लेसेंटा के माध्यम से या डिलीवरी के समय इनमें ट्रांसमिशन होने की संभावना है। ऐसे बच्चों में हमें पूर्ण रूपेण बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए जी। और जन्म के बाद अगर हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है तो बच्चों में हेपेटाइटिस बी के इम्यूनोग्लोबुलिन्स लगाने चाहिए और हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। बाद में फॉलोअप में हम उनको देख लेते हैं कि क्या इन बच्चों में हेपेटाइटिस बी का संक्रमण हुआ है या नहीं हुआ है। जी। डॉक्टर साहब, क्या ऐसी माताओं को अपने बच्चे को दूध पिलाना चाहिए? मैम, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस बारे में हमारे पास काफ़ी तरह से क्वेरीज आती रहती हैं। अगर माता को हेपेटाइटिस बी या HIV है तो ऐसी परिस्थिति में माँ अपने बच्चे को बिल्कुल अच्छे तरीके से दूध पिलाए, स्तनपान करावें, किसी भी तरह का मन में भ्रम नहीं पालें। माँ के दूध के थ्रू इस तरह के इन्फेक्शन नहीं फैलते हैं। HB, हेपेटाइटिस बी और HIV, एड्स के कीटाणु जो होते हैं, जैसे ही माँ के पेट में जाएंगे तो स्वतः ही बच्चे के पेट में जाएंगे तो स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। इवन कई बार अगर बच्चा काट भी ले स्तन पे तो अगर जो थोड़ा सा ब्लड का उनको रह जाता है, जिसको क्रैक निपल बोलते हैं, उसमें भी इस तरह का संक्रमण नहीं होता है। फिर से मैं कहूँगी डॉक्टर साहब, राहत की बात है। हाँ जी मैम, ये बिल्कुल अच्छी बात है क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग तो एक तरह का अमृत है। माँ का दूध अपने बच्चे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जन्म के तुरंत बाद माँ का दूध स्टार्ट कर देना चाहिए, शुरू कर लेना चाहिए। और बहुत ही कम बीमारियां हैं जिनमें कि हम कहते हैं कि नहीं, माँ का दूध नहीं पिलाना है। इवन HIV के अंदर, हेपेटाइटिस बी के अंदर भी माँ का दूध बच्चे के लिए पूर्णतया सुरक्षित है और उसे किसी भी कीमत पर बच्चे को इस अमृत से वंचित नहीं रखा जाए। जी। डॉक्टर साहब, कई बार कहते हैं कि बच्चा दूध नहीं पी रहा है तो माताएं, आजकल की माताएं मैं अगर कहूँ तो, वो फॉर्मूला मिल्क पे शिफ्ट हो जाती हैं या कोई गाय का दूध 6 महीने से पहले भी गाय का दूध पिलाना शुरू कर देती हैं। क्या ये सही है? देखिए, हमारे मेडिकल में एक है कि जो बच्चे को पहले 6 महीने तक मदर फीड हुआ है उस बच्चे को दूसरे बच्चों के मुकाबले इम्यूनिटी हमेशा अच्छी रहेगी। जी। माता इस तौर पे पूरी तरह से सक्षम है कि वो अपने बच्चे को 6 महीने तक अपने दूध से पूरी तरह से दबा सके। माँ का दूध कम नहीं होता है कभी भी। उम्र जैसे जैसे बच्चे की बढ़ेगी तो माँ का दूध अपने आप से बढ़ता चला जाता है। ये कई बार
पोजीशन से संबंधित है कि बच्चे की गर्दन दूध पिलाते समय टेढ़ी हो गई है, या बच्चे की सकिंग जो है वो निपल के साइज के हिसाब से एडजस्ट नहीं हो पा रही है जी। तो निपल का साइज कई बार छोटा होता है तो बच्चा ग्रिप नहीं कर पाता, या निपल का साइज बड़ा है तो ग्रिप नहीं कर पाता, या कई बार माँ किसी तरह के अंदर से अपने मानसिक संघर्ष में रहती है कि हाय मेरा बच्चा दूध पीने के बाद भी भूखा रह गया है। ये बहुत कॉमन है। तो ऐसे में माता का खुद का मानसिक और उसको जो सपोर्ट सिस्टम है, उनके जो परिवार के दूसरे व्यक्ति हैं, उनकी मदर हैं, उनके सास या जो लोग हैं, उन लोगों का भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण एक रोल है कि वो बच्चे को और माँ को साथ साथ रखें, उनको इस चीज़ के लिए प्रेरित करते रहे, नहीं भाई तुम्हारा दूध ही अच्छा है जी, और तुम्हारे दूध से ही बच्चे का पेट दाप जाएगा, किसी भी तरह के अपने को और ऊपर से सप्लीमेंटेशन देने की या किसी तरह के पाउडर मिल्क की कोई ज़रूरत नहीं है। जितने भी इस दुनिया में प्राणी हैं जिनको भगवान ने दूध पिलाने की क्षमता दी है, उनमें सिर्फ हम इंसान ही हैं कि जिनको भगवान ने एक्स्ट्रा ब्रेन दिया है, और एक्स्ट्रा ब्रेन के फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं जी। तो वो जो एक्स्ट्रा ब्रेन है वो शंका में या दुख में या अवसाद में जाने की संभावना ज़्यादा रहती है जी। जितने भी दूसरे मैमल्स हैं वो सब पिलाते हैं, उनमें कभी किसी तरह की कोई समस्या नहीं पाई गई है जी। क्योंकि माताएं किसी तरह के अवसाद से, किसी तरह की शंका से, भय से ग्रसित हो जाती हैं, तो उन्हें लगने लगता है कि भाई हाँ हमारा दूध बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, उससे बच्चा धाप नहीं रहा है जी, वो भूखा रह रहा है। बिल्कुल। और मिल्क का प्रोडक्शन और मिल्क का इजेक्शन, कितना दूध बनेगा और कितना निकलेगा, ये सारा जैसे एक तरह से हार्मोन बेस्ड है। बात करें अगर एक ऑन ह्यूमर अपार्ट तो केमिकल लोचा है जी। तो जो अवसाद के, भय के जो ब्रेन में तत्व पैदा होते हैं, केमिकल्स होते हैं, तो वो दूध की प्रोडक्शन को कम करते हैं। अगर माँ खुश रहेगी, ममता से रहेगी, अपने बच्चे को लाड अच्छा रखेगी, बच्चा माँ के पास रहेगा, तो कहीं पे कभी भी ऐसा नहीं पाया गया है कि माँ का दूध कम पड़ेगा। भर भर के आता है, कभी कम नहीं पड़ता है बच्चे के लिए माँ का दूध। डॉक्टर साहब, इसमें मैं कहूँगी परिवार का खासा रोल रहेगा कि वो मतलब जो माएँ हैं उनको समझाएं कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, दुख की बात बिल्कुल नहीं है। बच्चे का और माँ का जो बॉन्डिंग है, अटैचमेंट है, वो तो यूनिवर्सल है, उसको किसी भी तौर पे कम नहीं आंका जाना चाहिए। जब बच्चा पैदा नहीं हुआ था तो वो अलग से कोई एंटाइटिटी नहीं था, वो माँ का ही एक बॉडी का पार्ट था। तो बॉडी पार्ट हमेशा अपने हिस्से का खींच लेता है जी जी। तो माँ का दूध कभी कम नहीं पड़ेगा। इसमें माताओं का रोल, जो भाभियां हैं या जो परिवार के दूसरे व्यक्ति हैं, बड़े लोग हैं जो पहले से इस प्रक्रिया से गुजर चुके हैं, इस तरह का एक्सपीरियंस ले चुके हैं, उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो वो अगर सपोर्ट करेंगे तो हमने पाया है कि जो माँ 7-7, 8-8 दिन से कह रही है कि मेरे दूध कम आ रहा है, उनको भी अगर प्रॉपर सपोर्ट करते हैं तो दूध कम नहीं होता है, कभी भी कम नहीं होता है जी। तो फॉर्मूला मिल्क या किसी भी तरह का पाउडर मिल्क देना नहीं है माँ के नहीं, माँ के दूध का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। वो उस चीज़ को कभी रिप्लेस ना कर पाया है, क्योंकि ना कर पाएगा, क्योंकि उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी होते हैं जो एक तरह से एंटीबॉडीज हैं और दूसरे हैं, तो इसका तो कोई मुझे नहीं लगता रिप्लेसमेंट, देयर इज नो रिप्लेसमेंट लाइक दैट मैम। डॉक्टर साहब, कई बारी देखने में आता है कि बच्चे दिन में खेलते हैं और रात में सोते हैं, जो कि एक बहुत मतलब पेरेंट्स के लिए टायरिंग या थकान भरा रहता है। क्या ये सही है? मैम, हमारे पास बड़े ही इस तरह के प्रश्न आते हैं लेकर के कि सर हमारा बच्चा दिन में सो जाता है तो हम दिन में काम करते हैं, बच्चे को केयर करते हैं, और रात को जब हमारा रेस्ट करने का टाइम है तो बच्चा जाग जाता है, उत्पात ज़्यादा मचाता है। तो ये बड़ा ही एक वैज्ञानिक इसका लॉजिक है कि बच्चा जब माँ के पेट में था तो हम जानते हैं कि माँ के पेट में बच्चा एक पानी के बैग में रहता है, उसको मेडिकल में एमनियोटिक फ्लूइड नाम दिया गया है, और दिन में हम लोग काम कर रहे हैं तो वो बैग अंदर से हिलता रहता है, तो बच्चे के लिए वो चीज़ एक झूले जैसा काम करती है। तो बच्चा दिन में आराम से उसमें सो रहा है, और रात को जब हम रेस्ट कर रहे हैं, माँ के पेट में माँ रेस्ट कर रही है, तो क्योंकि वो स्थायी हो जाता है, उसमें हलचल कम हो जाती है, तो बच्चा उस समय एक्टिव रहता है जी। और माँ के पेट में बच्चे को सूर्य की रोशनी अवेलेबल नहीं है जी। तो जो डायर्नल वेरिएशन है, जैसे हमारा ब्रेन है जो सूर्य की रोशनी के साथ में तारतम्य में है कि जब सुबह होगी तो हम उठेंगे और रात होगी तो सोएंगे, तो बच्चे का वो सिस्टम अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ है जी। तो बच्चा तो माँ के पेट से बाहर निकला है तो उसी तरह की बायोलॉजिकल क्लॉक लेके निकला है जी। उस बायोलॉजिकल क्लॉक को ब्रेन को सेट होने में 6 महीने से 2 साल लगते हैं, तो तब तक बच्चा उत्पात रात को मचाएगा और दिन में सोएगा। तो इस चीज़ के हिसाब से का विषय नहीं है, ये चिंता का विषय नहीं है, बल्कि इस चीज़ का यही है कि हाँ बच्चा हमारा एक्टिव है, बच्चा हमारा हेल्दी है, इस चीज़ को पॉजिटिवली देखा जाना चाहिए। और बजाय बच्चे को किसी तरह की नींद की दवाई देने के विचार से हमारे सिस्टम को या हमारी दिनचर्या को उस हिसाब से एडजस्ट थोड़ा बहुत कर लेना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर माना गया है जी। डॉक्टर साहब, कई बार जैसे बच्चा पैदा हुआ तो उनको घुट्टी दे देते हैं, क्या ये सही रहता है? मैम, इस बारे में मैं बिल्कुल अपोजिट में हूँ, क्योंकि जिस समय बच्चा पैदा होता है तो बच्चे की आंतें जो हैं वो स्टेराइल हैं,
उनको जी। किसी भी तरह का कोई खाना पीना नहीं मिला है। जी। तो जो माँ का दूध है वो अपने आप में ही जब बच्चे के पेट में जाएगा तो अंदर पॉजिटिव रिएक्शंस करता है। जी। किसी किसी बच्चे के लिए माँ का दूध बच्चे के पेट में जाता है तो आंतें जो हैं उसके प्रति रिएक्शन करती हैं, जी। जिससे बच्चे में कॉलिक पेन आना या कभी कभी थोड़ा सा चिरक देना या थोड़ा जी। सा गुचलकी करके उल्टी निकाल देना, बच्चे का रोना, तो ये सब बहुत कॉमन चीज़ें हैं। जी। हम इन चीज़ों को एक नॉर्मल प्राकृतिक तरीके से देखा जाना चाहिए। इनसे डरे ना डॉक्टर इन साहब। चीज़ों से डरना नहीं चाहिए। इन चीज़ों को रोकने के लिए जो भी कोई घुट्टी है, कई बार हरड़ देते हैं, कई बार कुछ अमल की गोलियां या कुछ घासा अपने यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिवाज है। इनसे एक तरह से आंतों पे बर्डन ही है। ये बच्चे की आंतें काफ़ी फ्रेजाइल होती हैं, कमज़ोर होती हैं, उनकी तो सेहत के लिए ठीक नहीं है डॉक्टर नहीं, साहब। इसके परिणाम में आंतों में भयंकर इन्फेक्शन होने का, नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस करके आंतों की भयंकर बीमारी होने का, जी। इन्फेक्शन फैलने का, उसके बाद से बच्चे में इन्फेक्शन फैल करके सीरियस होने के काफ़ी ज़्यादा केसेस आते हैं। तो बच्चे को माँ का दूध ही पिलाएं। अगर उसके बाद बच्चे के गैस ज़्यादा बनती है, पेट टाइट होता है, बच्चा पोटी कर रहा है, तो एक बार अपने डॉक्टर को दिखा लें। और अपने स्तर पर किसी भी तरह की घुट्टी, घासा और ये सब देना बिल्कुल भी उचित नहीं है बच्चे के लिए। जी। डॉक्टर साहब, कुछ बच्चे प्री मैच्योर होते हैं, उनका कितना वजन तक वो सरवाइव करते हैं और कितने वजन के बाद उनको सुरक्षित हम पेरेंट्स को सौंप सकते हैं, या आईसीयू में भी उनको कुछ समय तक रखना चाहिए या रख सकते हैं, क्या है? मैम, इस बारे में तो बहुत ज़्यादा डिटेल में हम बात कर सकते हैं, लेकिन ये है कि बच्चा जिस समय पैदा होता है तो जी। शब्द है कि कितने हफ्ते का या कितने महीने का है। अगर जी। बच्चा 10, 15, 20 दिन पहले ही हुआ है बच्चा, तब तो 5-7 दिन में ही तैयार हो जाते हैं बच्चे। जी। अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 6 मासी या 7 मासी होते हैं, जिनका वजन 1 किलो, 1.25 किलो तक का है, जी। तो ऐसे बच्चों को लंबे समय तक नर्सरी के अंदर रखने की आवश्यकता रहती है। जी। 1 महीना, 40 दिन, 50 दिन, इतना टाइम भी नॉर्मल ये बच्चे ठीक होने में ले लेते हैं। बच्चा अपने स्तर पर वजन बढ़ने लग जाए बच्चे का, बच्चे को दूध पिलाया जाना शुरू हो जाए बच्चे का, बच्चे को किसी तरह की श्वास की या खून में संक्रमण की या एक्टिविटी में किसी तरह की कमी नहीं हो, और बच्चा बाहर की दुनिया के हिसाब से एडजस्ट करने में शरीर उसका इतना मजबूत हो जाए, जी। तब बच्चे को डिस्चार्ज किया जाता है। जी। जो बच्चा जितना समय से पहले होगा उस बच्चे में उतने ही कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा आने की संभावनाएं होती हैं। 1 किलो से भी कम के बच्चे सर्वाइव कर सकते हैं। बिल्कुल मैम, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हमारी नर्सरी के अंदर भी 1 किलो से नीचे के बच्चे, 700 ग्राम, 800 ग्राम के बच्चे, हालांकि उनमें चांसेस होते हैं कि वो इन्फेक्शन पकड़ लें, उनमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, पर बहुत अच्छे से सर्वाइवल रेट्स अभी बीकानेर में इस तरह की सुविधाएं हैं। तो समय ज़रूर लगता है, धैर्य भी रखना पड़ता है, मेहनत भी है, लेकिन उसके बावजूद भी 800 ग्राम, 900 ग्राम, 1 किलो के बच्चे बहुत अच्छे से सर्वाइव हो पा रहे हैं। और वो बच्चे प्रॉपर केयर के बाद जब 1 साल, 2 साल, 3 साल के होते हैं तो कोई भी ये देख के नहीं कह सकता कि अच्छा ये बच्चा तब कम हुआ था। जी, प्री मैच्योर था। उनके न्यूरोलॉजिकल, फिजिकल, डेवलपमेंटल जो स्टोन्स हैं, दे आर एब्सोल्युटली परफेक्ट मैम, दे आर डूइंग इवन वेरी मच गुड, क्योंकि माता पिता उस बच्चे की केयर भी ज़्यादा करते हैं। जी। जब वो केयर अच्छे से करते हैं तो उसका वजन अच्छे से बढ़ेगा, वो बार बार अपने डॉक्टर के संपर्क में रहते हैं, तो उसकी केयर अच्छे से हो जाती है, बच्चे की ग्रोथ अच्छी होती है, पैरामीटर्स अच्छे निकल के आते हैं, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स अवेलेबल हैं। तो इसमें सिर्फ धैर्य रखने की जरूरत है। कोशिश ये की जानी चाहिए कि बच्चा माँ के पेट में ही रहे, ऐसी प्री मैच्योर डिलीवरी नहीं हो, पर शरीर है तो कभी कभी ऐसा हो तो उसमें चिंता की विषय नहीं है डॉक्टर साहब ये। जी मैम, ऐसे बच्चों के लिए बहुत अच्छे इलाज आज की तारीख में है। जी श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आरोग्यम और आज का विषय है पोस्टनेटल केयर। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर हिमांशु गुप्ता। डॉक्टर साहब, इस क्रम में आगे बढ़ते हुए अगर बात की जाए टीकाकरण की, तो जन्म के समय ऐसा कौन से टीके हैं जो हमें बच्चों को लगाने चाहिए? मैम, BCG, हेपेटाइटिस बी और पोलियो ड्रॉप्स, जी, ये जन्म के समय 24 घंटे में हम बच्चों को सबको लगाते हैं। जी। BCG TB से बचाने के काम में आता है, हेपेटाइटिस बी के लिए है, और पोलियो ड्रॉप्स जो ओरली पिलाई जाती है, पोलियो के बारे में हम सभी अवगत हैं। जी। उसके पश्चात फिर 1.5 महीने पे, 2.5 महीने पे, 3.5 महीने पे जो चार्ट मिलेगा डॉक्टर साहब उसको अपन फॉलो करें, उसमें उसके हिसाब से टीकाकरण अवश्य से अवश्य करवा लेना चाहिए। जी। बच्चा इम्यून उसका सिस्टम मजबूत रहे। जो घातक बीमारियां हैं जिनमें प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है बच्चे के सीरियस होने की, वो बीमारियां ना हो, बच्चे का उन बीमारियों के प्रति एक्सपोजर भी हो, तो बच्चा उन बीमारियों से लड़ने में अंदर से सक्षम रहे। जी। डॉक्टर साहब, बात की जाए कुछ मिथ्स की जो हमें समझ नहीं आती,
अगर उन पे प्रकाश डालेंगे तो क्या है? मैम, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में माता पिता चिंतित रहते हैं कि हमारा बच्चा, कुछ बातें हम कर चुके हैं कि रात को जाग रहा है, जी। बच्चे के पेट में आटे आ रहे हैं, माता कुछ ऐसा खाएगी तो उसके असर बच्चे पे असर पर आएगा। बच्चे का ऐसा नहीं होता है। हम ये जरूर चाहेंगे कि माता का स्वास्थ्य अच्छा रहे, तो वो अपना हेल्दी खाना खाएं, बहुत ज़्यादा नहीं खाएं, पर उनके ज़्यादा खाने से बच्चे के तकलीफ होगी तो ये तो एक मिथ ही है। जी। दूसरी बात ये है कि बच्चे को माँ के पास ही रखना रहता है। कई बार कई जगह पे बच्चे को दूर रख लिया जाता है, जी। तो ये भी एक प्रॉपर नहीं है। जी। बच्चे के पेट के टाइट होने का माँ के दूध का कोई खोट नहीं होता है। जी। कई बार बच्चे के पेट में नॉर्मल ही गैस बनती है, लेकिन उसके बाद ये कह देना कि नहीं ये माँ के दूध से ऐसा हुआ है, तो ये माँ को भावनात्मक तौर पे काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुंचाती है ये चीज़। उससे ये चीज़ एक अपने अच्छी बात चिंता नहीं, का विषय बन जाती है। फिर उससे उनको वैसे ही लगने लगता है कि हाय मेरा दूध सही नहीं है। उससे दूध की प्रोडक्शन की क्वालिटी में कमी आती है। तो माँ को सपोर्ट किया जाना चाहिए इस चीज़ के लिए। मोटा मोटे से तो इस तरह की चीज़ें ही हैं। बच्चे का दूध पिलाने के पश्चात थोड़ा सा चिरक देना, लेट्रिन कर देना, अगर नॉर्मल वन आ गया है, नॉर्मल ही होता है, बच्चे के गुदा मार्ग का कंट्रोल नहीं होता, तो ऊपर से बच्चा दूध पीता है तो नीचे से थोड़ी सी पोटी कर देता है। अगर पोटी बहुत ज़्यादा हो रही है, या बच्चे में पानी की कमी के लक्षण है, या बच्चे का वजन कम हो रहा है, वजन बढ़ नहीं रहा है, तब ऐसा डायरिया पैथोलॉजिकल डायरिया है। नहीं तो ये चीज़ नॉर्मल गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स है। इसी तरह से दूध पिलाने के बाद थोड़ी सी मुंह से निकाल देना भी एक तरह से सामान्य ही है। अगर बच्चे का वजन कम नहीं हो रहा है और बच्चे में किसी तरह के कमजोरी के साइन नहीं आ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत बच्चे के झाग साना कभी कभी वो नॉर्मल है। सोते समय बच्चे के छाती से खड़खड़ की हल्की हल्की आवाज़ें आती हैं, वो भी नेजल ब्लॉक के साइन होते हैं। तो ये सब चीज़ें काफ़ी कॉमन है और इन चीज़ों को काफ़ी सीरियस बीमारी के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। अनकंसोलेबल क्राई अगर है, बच्चा लगातार 2 घंटे 3 घंटे से ज़्यादा रो रहा है, तो एक चिंता का विषय है डॉक्टर तो दिखा लेना चाहिए। बच्चे के किसी भी अंग से अगर दस्तों में या नाक से, मुंह से या पेशाब के रास्ते से लाल रंग, जो खून हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो आपको डॉक्टर को जरूर दिखा लेना चाहिए। जी, ये डेंजर साइन है डॉक्टर साहब? जी मैम, कुछ साइन है जिनको हमें ये परिभाषित करना जरूरी है कि ये चीज़ नॉर्मल है या ये चीज़ में हमें तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जी। अगर बच्चे की गतिविधियाँ असामान्य हैं, बच्चा आंखें ऊपर तिरा लेता है, हाथ पैर टाइट करता है, तो ये एक तरह के कमेड़े हैं। जी। बच्चे के अंदर अगर टेम्परेचर इंस्टेबिलिटी है, अभी थोड़ी देर पहले बच्चा बहुत ज़्यादा गर्म था, अब ठंडा हो रहा है, तो ये वार्निंग साइन है। बच्चे के हाथ पैरों का नीला पड़ना, श्वास की गति बहुत ज़्यादा तेज होना, बच्चे का दूध पीने में सक्षम नहीं होना, सकिंग ना आना, बच्चे का ढीला पड़ जाना, ये बहुत साइन है। लगातार उल्टियाँ करते रहना, लगातार दस्ते करते रहना, पानी जैसी दस्ते कर लेना, ये बहुत डेंजर साइन है। जी, डेंजर साइन है। कई बार डिलीवरी घर पे हो रही है जी, और या कहीं ऐसी जगह है जहाँ पे डिलीवरी के बाद जल्दी छुट्टी कर दी गई है, तो पहले 24 घंटे में अगर बच्चे को पीलिया हो गया है तो ये भी एक अच्छी बात नहीं मानी जाती है। दूसरे तीसरे चौथे दिन पीलिया होना बहुत कॉमन है। एक लेवल तक ये अच्छी बात ही है। जी। एक लेवल से ज़्यादा अगर पीलिया है तब हमें ज़रूर फोटोथेरेपी यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। बाकी थोड़ा बहुत पीलिया तो दुनिया के हर बच्चे को होता है और वो शरीर के लिए एक तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स का, एंटीबायोटिक का काम ही करता है। तो पीलिया को लेकर भी बहुत ज़्यादा मिथ हैं। जी। तो तीसरे चौथे पांचवें दिन का जो पीलिया है वो सामान्य है, लेकिन अगर वही पीलिया एक लेवल से ज़्यादा आए तो हमें मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो ये पीलिया शरीर के लिए प्रोटेक्टिव का ही काम करता है। डॉक्टर साहब, कई बार देखा गया कि डिलीवरी के समय कुछ बच्चे रोते नहीं हैं, तो क्या ये चिंता का विषय है? जी मैम, बिल्कुल। इस चीज़ को हाइपोक्सिया बोला गया है। इसमें नॉर्मली ऐसा इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज में कभी नहीं होता है कि जिसमें बच्चा डिलीवर हो रहा है तो डॉक्टर या स्टाफ उस समय अवेलेबल रहता है। जी। बच्चे के समय बाल सांस आना, बच्चे का पैदा होते ही तुरंत होना पहला साइन है कि बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो सकता है। जी। अगर बच्चा किसी भी कारण से माँ के पेट से निकलने में देर हुई है, फंस गया है, तो ऐसे बच्चे पैदा होने के बाद कम रोते हैं या नहीं रोते हैं, ऐसे बच्चों में इमरजेंसी है ये पीडियाट्रिशियन के लिए। ऐसे बच्चों में हमें तुरंत बिल्कुल वॉर फुटेज पे, युद्ध स्तर पे तुरंत काम करना पड़ता है। कई बार एम्बू या गले में ट्यूब डाल के बच्चे को श्वास दिलाना पड़ता है। अच्छे इंजेक्शंस, एड्रेनलिन भी लगाने पड़ते हैं। प्रॉपर केयर की जाए तो ऐसे बच्चे भी नॉर्मल हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे बच्चों में बाद में मानसिक क्षति होने की संभावना रहती है। हमें काम करने के लिए ऐसे बच्चों में 1 मिनट 1.5 मिनट से ज़्यादा नहीं मिलता है। पहले 1 मिनट का बच्चे की केयर ऐसे में तुरंत करनी बहुत आवश्यक है। उससे ज़्यादा का अगर डिले हो रहा है तो उसमें दिमाग में कमजोरी रहने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा पाए गए हैं उसमें। तो डॉक्टर साहब, डिलीवरी के समय पीडियाट्रिशियन का होना बहुत अनिवार्य हो जाता है यहाँ पे। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज में तो मैम आजकल हर डिलीवरी के समय ट्रेंड स्टाफ पीडियाट्रिशियन, उसके साथ नर्सिंग स्टाफ, गायनेकोलॉजिस्ट
हर जगह रहते ही हैं, ऐसा होता नहीं है कि हाँ डिलीवरी के टाइम पे वहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं है, क्योंकि डिलीवरी माँ के लिए बच्चे के लिए दोनों के लिए एक तरह से पुनर्जन्म है। बच्चे का तो पहला जन्म है, माँ का पुनर्जन्म है। तो उस समय तो हम लोग बिल्कुल चांस लेते ही नहीं है, कभी भी नहीं लेते हैं। उस समय तो कोई भी नॉर्मल डिलीवरी है चाहे सिजेरियन डिलीवरी है, हर तरह से हमें फुली प्रिपेयर रहते हैं। किसी भी तरह पे बच्चा नहीं रोए, बच्चे के साथ कोई और दिक्कत हो जाए या माता के साथ कोई और दिक्कत हो जाए तो हर तरह की उसको तुरंत की तुरंत काम करने की रखी जानी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, इन बातों से ये भी हमें पता लगता है कि जो डिलीवरी है वो प्रॉपरली हॉस्पिटल्स में ही करानी चाहिए। घर पे जो ये डिलीवरी का कंसेप्ट है ख़त्म ही हो जाना चाहिए। मैम अभी तो चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उन्नति हुई है, तो हमें बहुत सारी डिलीवरियां इंस्टीट्यूशनली होती हैं। किसी चाहे वो सरकारी स्तर पे है चाहे प्राइवेट स्तर पे है, डिलीवरीज ज़्यादातर हॉस्पिटल में ही हो रही हैं। घर में तो कोई अनचाहे या बहुत वो होते हैं। जो हॉस्पिटल में डिलीवरी होती है वहाँ पे हर चीज़ का जो लिनन यूज़ हो रहे हैं, जो कपड़े यूज़ हो रहे हैं, स्टेराइल शीट्स यूज़ होती हैं। बच्चे को कैरी करने के लिए भी जो शीट्स वगैरह यूज़ होती हैं तो वो प्रॉपरली ऑटोक्लेव्ड स्टेराइल शीट्स हैं। जो उनके कॉर्ड कटिंग है उसके लिए हम लोग अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स जिनको प्रॉपर तरीके से स्टेरलाइज किया गया है उनको यूज़ करते हैं। क्लैंपिंग है, नियोनेटल केयर है, तो ये चीज़ों की तो अपनी एक इम्पोर्टेंस है। जो हमने 9 महीने एक चीज़ के लिए निकाले हैं वो आखिरी के अगर 2 दिन, 1 दिन या कुछ घंटे के ध्यान देने से वो 9 महीने की फसल खराब हो जाए तो बहुत बुरा लगता है। तो वो सारा जो है उसका आखिरी 24 घंटे में, और खास करके उस समय जब बच्चा निकलने वाला है तभी उस चीज़ को उसका फल तो तभी मिलेगा जब माँ की जो इतनी 9 महीने की मेहनत है वो सारी मेहनत खत्म होने में 15 मिनट लगते हैं कई बार। तो उसमें इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज आर दी बेस्ट। उसमें चाहे कहीं भी, चाहे सरकारी स्तर पे कराएं चाहे प्राइवेट स्तर पे कराएं या जहाँ भी, लेकिन उस केयर को घर पे दे पाना या कोई इमरजेंसी हो जाए तो उस समय बच्चे को लेकर के भागना करना तो बहुत मुश्किल रहेगा। हाँ मुश्किल रहेगा, उसमें कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी ज़्यादा आती हैं। तो अच्छा तो ये नहीं माना जाएगा। जी डॉक्टर साहब, हमने इन बातों से जाना कि संक्रमण से बचाव, समय पर स्तनपान और नियमित स्वास्थ्य जांच, पोस्टनेटल केयर की ये अहम बातें हैं। आप हमारे जो श्रोता हैं डॉक्टर साहब उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, एक तो स्वस्थ जच्चा स्वस्थ बच्चा, माँ अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे इंडियन सोसाइटी में माँ के स्तर पे या बच्चे की जो नियोनेटल केयर है उसके स्तर पे बहुत अच्छी हैं। एक तो हमारे यहाँ पे माँ को जब माँ प्रेग्नेंट होती है तो भर भर के दूध पिलाने का रिवाज है, जो बहुत ही पॉजिटिव एक अच्छी बात है। चाय और कॉफ़ी का सेवन कम कराया जाता है क्योंकि चाय से एनीमिया बढ़ता है और दूध काफ़ी ज़्यादा पौष्टिक है। फिर डिलीवरी के समय हमारे यहाँ पे ये है कि घी का भी डॉक्टर साहब हाँ मैम बिल्कुल, घी का सेवन करना चाहिए। घी एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। लड्डू, पंजीरी, अजवाइन बिल्कुल, ये चीज़ें डिलीवरी के बाद बहुत अच्छा इनका रोल है इनका जी, ताकि माँ की सेहत अच्छी बनी रहे। और ये चीज़ें दूध को बढ़ाने में भी सक्षम मददगार पाई गई हैं। हमारे यहाँ पे माँ के दूध को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। कुछ सोसाइटीज़ में या आजकल कहें कि जो मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं उसमें अभी ऐसे देखने को मिल रहे हैं। अदरवाइज मदर मिल्क इज़ द बेस्ट मिल्क। अपने यहाँ पे माँ का दूध भी कई बार आंखों में डालते हैं, वो भी एक बहुत अच्छा कोलेस्ट्रॉम जिसको बोला जाता है आँख में डालने से, क्योंकि उसमें IgE एंटीबॉडीज़ हैं तो वो आंखों के लिए एक प्रोटेक्शन का काम करता है वो चीज़। बच्चे को हमारे यहाँ पे मसाज को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। तो मसाज भी एक नॉर्मली, इस बारे में भी मैं 1 मिनट लेना चाहूँगा कि सरसों को तेल को छोड़ के बाकी जो नॉर्मल मसाज है, चाहे वो ऑलिव ऑयल है चाहे कोकोनट ऑयल है, कोई भी उससे प्रॉपर तरीके से मसाज करनी, नॉर्मल हाथ से मसाज करवानी चाहिए या माँ खुद करे तो ज़्यादा बेहतर है। और बहुत ज़्यादा विग्रस यानी बहुत जोर लगा के बच्चा रोना ही चाहिए और मसाज के बाद कुछ कई बार बच्चे को उल्टा लटकाते हैं, या वैसा नहीं करें। बच्चे को कंफर्टेबल पोजीशन में रख के उसके पूरे शरीर की मसाज करें। मसाज करते समय अगर ऐसी जगह कर सकें कि जहाँ पे किसी बंद जगह पे खिड़की के रास्ते से सूर्य की रोशनी बच्चे के शरीर पे पड़े तो वो बहुत ही अच्छा है। तो मसाज से बच्चे के सर्कुलेशन अच्छा होता है, बच्चे के टोन अच्छी बनती है, बच्चे का और माँ का आपस में तारतम्य अच्छा बनता है। इसी के साथ में कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिन चीज़ों के विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो शायद हमारे सोसाइटी में की जाती है, जिसमें कुछ पे तो हम बात कर चुके हैं कि घुट्टी, हरड़, ये चीज़ें हमें नहीं देनी होती हैं जी। दूसरा, कई बार सामाजिक स्तर पे ये कहते हैं कि भी बच्चे का कोई रिलेटिव आएगा उसके बाद ही बच्चे को स्तनपान करवाएंगे शगुन देने के बाद जी। तो बच्चे को पैदा होने के आधे घंटे में माँ का दूध मिल जाए तो वो बेस्ट है जी। उसके किसी के सामाजिक सरोकार के चलते बच्चे को भूखा रखना
कोई न्यायपूर्ण नहीं है, उससे नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा होता है जी। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज में तो नहीं, पर होम डिलीवरीज में कई बार कुछ गोबर, कुछ गुड़, कुछ शहद बच्चे के अम्बिलिकल कॉर्ड पे जहाँ पे गर्भनाल काटते हैं वहाँ पे लगा दिया जाता है, तो वो बिल्कुल उचित नहीं है जन्म के बाद। और हाँ, हमारे इंस्टीट्यूशंस में भी बहुत सारे लोग जन्म के बाद बच्चे को थोड़ा सा घी चटाते हैं या गुड़ चटाते हैं या शहद चटाते हैं, तो वो बिल्कुल भी हेल्दी प्रैक्टिस नहीं है। माँ का दूध, बच्चा है उसके लिए माँ का दूध ही अच्छा रहेगा। एक काजल लगाने की हमारे समाज में बड़ी परंपरा है जी, तो कि आंखें मोटी हो जाएंगी। नहीं मैम, ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। आंखें मोटी नहीं होती है, बल्कि आंखों में ट्रैकोमा करके एक इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। काजल के साथ में कुछ केमिकल भी आ जाते हैं। और अपने यहाँ पे रिवाज है कि सर हमारे देसी घी से घर पे बनाया हुआ काजल है जी, धुएं से बनाया है देसी घी को जला करके, तो उससे भी आंखों में एक नस होती है जिसको नेजोलैक्राइमल डक्ट बोलते हैं, वो नस ब्लॉक हो जाती है काजल से, फिर आंखों में गीड़ आना, आंखों से आना। तो ये काजल लगाना कहीं से उचित नहीं है। नाक में कई बार घी या तेल डाला जाता है, वो शायद वो बिल्कुल भी उचित नहीं है। बच्चे को माँ के दूध के अलावा कई जगह पे मीठा पानी पिला देते हैं या पानी देना शुरू कर देते हैं। इवन गर्मियों में भी माँ का दूध बच्चे के हिसाब से अपने आप से एडजस्ट हो जाएगा जी। अगर गर्मियाँ ज़्यादा रहेगी तो दूध पतला हो जाएगा, सर्दियाँ ज़्यादा रहेगी दूध गाढ़ा हो जाएगा। तो पानी या कोई दूसरी चीज़ बच्चे को बिल्कुल देनी 6 महीने तक तो बिल्कुल ना दे डॉक्टर साहब। जी, बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। और कई बार बच्चा के पोटी आ रही है, जैसे थोड़ी थोड़ी चिरक रहा है, तो उसको कुछ तरह के पदार्थ दे देते हैं जिससे कि साहब इससे इसकी दस्तें रुक जाएंगी जी। तुरंत रोकने की या बंद करने की दवाई, चाहे वो घासा है चाहे कुछ भी है, या दस्तें नहीं लग रही हैं तो भी उसको कुछ दे देते हैं कि हाँ साहब इसको दे दें तो इससे दस्तें अच्छी लग जाएंगी। तो ये प्रैक्टिसेस हेल्दी प्रैक्टिसेस नहीं है। इनसे आंतों पे और पेट पे एक तरह का प्रेशर ही आता है और अच्छा नहीं रहता है ये सब। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। मैं भी ये उम्मीद करता हूँ कि इन चीज़ों से सामान्य जनमानस में नियोनेटल केयर के प्रति जागरूकता आएगी। और काफ़ी ज़्यादा आप लोगों का धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया और अपना समय दिया। जी धन्यवाद। जी मैम, थैंक यू।